everyone. Welcome to Shiksha Anywhere, where we appeal kids and teach them in the most friendliest way possible. ये आज की वीडियो है हमारी on chapter 1 for physics for class 12, that is electric charges and fields. Alright, इस chapter में हम पढ़ेंगे some basics about charges and electricity. Not electricity, but yeah, charges and electrons. Alright, हम पढ़ेंगे what is a charge, what are the properties of a charge, and so on. Alright, ये video is प्योरली बेस्ड फॉर बोर्ड्स पर्पसेस. ये आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एग्जांपल नीट या जेईई के लिए नहीं है, सिर्फ बोर्ड्स पर्पस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करूँगी. ऑलराइट, तो हम ना एकदम बेसिक से शुरू करेंगे. जैसा हमारा चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. तो सबसे पहले हमें चीज़ पढ़नी होगी चार्जेस. ठीक है, मैं आपको साथ ही साथ स्टेटमेंट्स भी बताते जाऊंगी कि अगर आपके बोर्ड्स में या आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में अगर 1 मार्कर्स आते हैं कि व्हाट इज़ अ चार्ज, तो आप सिंपल प्रॉपर इंक्लूडिंग ऑल कीवर्ड्स में स्टेटमेंट कैसे लिखें ताकि आपको 1 मार्क में से पूरा 1 मार्कर का आपका सोल्यूशन सही हो जाए. ऑलराइट, तो व्हाट इज अ चार्ज. ठीक है, पहले मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ. चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास. ऑलराइट, प्रॉपर्टी ऑफ अ मास. मास हमने क्यों लिया? बिकॉज एवरी लिविंग थिंग हैज अ मास. ऑलराइट, हम क्योंकि अब तो हम क्लास 12th में है, तो हमने काफ़ी नॉमिनल मासेस भी पढ़ लिए हैं. दैट इज 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kgs. ये है मास ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. तो हम इस स्केल पे मास की बात कर रहे हैं. ऑलराइट, तो चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास. क्योंकि इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर का चार्ज स्टडी करेंगे, तो हम उसी स्केल पे मास भी लेंगे. ऑलराइट, charge is a property of a mass by which it can experience force in electric and magnetic field. हमने मैग्नेटिज्म चैप्टर इन क्लास 10 ऑलरेडी पढ़ रखा है. उसमें हमने सारे रिगार्डिंग ऑल द मैग्नेटिक्स पढ़ा था ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, सारी मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड सो ऑन. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ. इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. आई होप आपको ये बेसिक सी डेफिनेशन फॉर अ 1 मार्कर समझ में आ गई होगी. ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस. ठीक है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है, अब देखो कोई बॉडी है फॉर एग्जांपल, इसमें ना ये नहीं है बाय पॉजिटिव. अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो बाय पॉजिटिवली चार्ज आई मीन कि इस बॉडी में पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन्स ज्यादा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, बाय इट डज नॉट मीन कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मतलब दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे कि किसी भी बॉडी में पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज वाला स्टेटस कब होता है? तब हम जब हम उसके नंबर के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करें. ठीक है, किसी भी बॉडी में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो वो नेगेटिवली चार्ज हुई, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हुई. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. व्हाट इज अ न्यूट्रली चार्ज्ड बॉडी. न्यूट्रल आपने पढ़ा होगा. कोई भी आप बेसिक सामान घर पे छूते हैं, जैसे आप चेयर छुओ या आपके कोई भी क्लॉथ छुओ एंड आपको एक सेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं फील होता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि पॉजिटिव, नीदर द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज नीदर इट इज नेगेटिवली चार्ज. ऑलराइट, तो क्या कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज कैसे नहीं है? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है. ऑलराइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन अ न्यूट्रल बॉडी देयर इज नो डोमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. ठीक है, यानी कि कोई ओवरऑल चार्ज ऑन द बॉडी इज नॉट प्रेजेंट. ऑलराइट, तो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ चार्जेस देख लिए हैं. दैट इज डेफिनेशन इज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मास. ठीक है, बाय विच इट कैन एक्सपीरियंस फोर्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड द टाइप्स ऑफ इट, दैट इज न्यूट्रल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. न्यूट्रल तो बॉडी है. ऑलराइट, ओवरऑल चार्ज ऑन अ बॉडी. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज. ठीक है, हमारे पास टू स्टडी इन क्लास 12 बोर्ड्स इज 8 प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज. ऑलराइट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर एंड वेक्टर. ठीक है,
स्केलर एंड वेक्टर में आई होप आपको डिफरेंस पता हो, क्योंकि हम क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हैं। तो फॉर चार्ज, चार्ज इज स्केलर, ऑलराइट। तो पहली प्रॉपर्टी आप फॉर चार्ज ये लिख सकते हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलराइट। सेकंड इज चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ऑलराइट। हम यहाँ मोड्स ऑफ ट्रांसफर पढ़ेंगे, पहले अभी देख लेते हैं। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मैं चार्ज ट्रांसफर कर सकती हूँ, ऑलराइट। थर्ड प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, ऑलराइट। चार्ज का रिलेशन जब हम देखेंगे ना, तब विल स्टडी इट विद इन अकॉर्डेंस टू मास, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दिस इज अ मेजर प्रॉपर्टी, ऑलराइट। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। What is the meaning of quantized? By quantized आई मीन कि एक सर्टेन क्वांटिटी में अवेलेबल है, ऑलराइट। अगर मैं बोलूँ कि ये एप्पल है मेरे पास, ऑलराइट, आई हैव वन एप्पल, इट इज़ ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है। मैंने एक एप्पल ऑफ 5 रुपीज़ ले लिया। तो मैं अगर भैया से जाके पूछूँ कि भैया मुझे 2 एप्पल दे दो, तो वो मुझे बता देंगे मेरा प्राइस ओवरऑल कितना हुआ, 10 रुपीज़, ऑलराइट। अगर मैं उनसे जाके बोलूँ कि मुझे 2.75 एप्पल दो, तो वहाँ पे थोड़ा अटपटा नहीं लगेगा, मतलब जैसे सॉल्व करने में भी डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना क्या चाह रही हूँ कि क्वांटाइज मतलब एक सर्टेन क्वांटिटी में ही मेरे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। जैसे आपका मनी में होता है ना, मनी 2 रुपीज़ क्या एंड 3 रुपीज़, बट मनी में क्वांटाइजेशन उतना लेवल का नहीं होता है, ऑलराइट। मनी इज़ 2.75 पैसा। इफ़ यू नो अगर आप मैथ्स में जैसे कैलकुलेशन करते हो तो उसमें यू कैन टेक इट आउट ऐसे सर्टन क्वांटिटीज में, बट फॉर चार्ज, चार्ज में हम क्या देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी चार्ज आएंगे, what will we have? We will have them in the form of a multiple of this number, ठीक है। मतलब मेरे पास अगर एन ई है, तो वो एन की वैल्यू इज ऑलवेज एक्स। अगर मैं एक्स एज अ मल्टीपल ऑफ वो ले लूँ, उसी में आएगी मल्टीपल ऑफ 1.602। मैं एक बार आपको एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10⁻⁻19। 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, 2 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19। दैट इज, कैलकुलेट करके देखें तो 2 2 4 0 2 3.204 इंटू 10⁻⁻19। तो मतलब 3.204 कैन एग्जिस्ट। कैसे? क्योंकि ये नंबर इज इन अकॉर्डेंस टू एज अ मल्टीपल ऑफ 1.602 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला नंबर एग्जिस्ट कर सकता है, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस। इट इज पता है बच्चों वाली प्रॉपर्टी, बताती हूँ। बट आप वर्ड्स लाइक इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस ही यूज करिएगा, बिकॉज हमें लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है, ऑलराइट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं ना, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। यही प्रॉपर्टी इज, दिस इज द इंटरैक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस आपस में जब पास में प्लेस किए एट अ डिस्टेंस आर, तो वो कैसा बिहेव करते हैं। अगर वो लाइक चार्जेस हैं तो दे रिपेल, अगर अनलाइक है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते जा रही हूँ, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिए, आई विल मेक श्योर आई रिप्लाई टू योर डाउट्स, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज चार्ज इज कंजर्व्ड। मतलब टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब सेम रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये दो बॉडी हैं एंड इस पे प्लस
चार्जेस पे नेगेटिव। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया, ठीक है, तो जो टोटल चार्ज है मेरा वो ऑलवेज सेम ही रहेगा। ठीक है, सेवेंथ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। ठीक है, चार्ज इज इनवेरिएंट। व्हाट डू यू मीन बाय इनवेरिएंट? कुछ जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल अ बॉडी व्हेन इट मूव्स, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है जो मूव कर रही है, तो इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल चेंज हो रहा है। ठीक है, कभी कभार अगर टाइम चेंज हो रहा है, मास चेंज हो सकता है, काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट द चार्ज ऑन अ बॉडी, इट डज नॉट मैटर कि जो बॉडी है वो मोशन में है या ऑलरेडी रेस्ट पे है, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, वो बॉडी जो है इस पे चार्ज विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो व्हाट डू यू मीन बाय द प्रॉपर्टी इनवेरिएंट? इनवेरिएंट मीन्स इट डज नॉट चेंज अंडर एनी सर्कमस्टेंस। ऑलराइट, एट्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी फॉर चार्जेस इज इट। अब हम ना डिफरेंट वो बताएंगे। चार्ज एट रेस्ट क्या करता है, चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशन क्या करता है, एंड चार्ज एट एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करता है। चार्ज एट रेस्ट गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। चार्ज एट यूनिफॉर्म मोशंस गिव्स मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे याद रखेंगे? एट रेस्ट ई एफ, एट यूनिफॉर्म मोशन यू एम एम एफ। ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी। दिस वाज ऑल फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब मैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक चार्ज ले जा सकती हूँ। ऑलराइट, तो अब मैं उसके तीन मेथड पढ़ूंगी। ठीक है, तीन मेथड थ्रू विच आई कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फर्स्ट इज फ्रिक्शन। ऑलराइट, फ्रिक्शन पहला मेथड है। आपको एग्जाम्पल पहले मैं मेंशन कर दूँ सारे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल बताती चलूंगी। ओके, पहला फ्रिक्शन इंडक्शन, एंड तीसरा इज बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम इन्वॉल्व करते हैं कॉन्टैक्ट भी। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट भी होता है हमारे कंडक्शन में। पहला पढ़ते हैं, पहला इज फ्रिक्शन। आपने कभी अपने जो कोम है उसको अपने हेड पे रब करके कभी पेपर बिट्स के पास लाए हो? तो व्हाट डू यू नोटिस आई एम ब्रिंगिंग द दिस rubbed comb in near to the paper bits? You ऑब्जर्व कि जो पेपर है वो चिपकने लगेंगे कोम से। व्हाई डज दैट हैपन? यहाँ पे फ्रिक्शन कॉजेज योर कोम टू बिकम चार्ज्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ऑन रबिंग द comb on your head you get it positively charged. By positively charged I mean कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स की डेंसिटी कम है। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है, डज नॉट मीन कि इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। ऑल इट कंटेन्स इज पॉजिटिविटी और प्रोटॉन्स। इट does contain electrons but not as dense as protons. ऑलराइट, तो यहाँ पे जब मेरा ये पॉजिटिवली चार्ज्ड कोम मेरे नेगेटिवली चार्ज्ड पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करा, व्हाट डज इट शो? इट शोज द ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। राइट, ट्रांसफर ऑफ चार्ज मैंने कहाँ से देखा? हेड से। जो मेरा हेड था उसको मैंने पहले कोम उसके ऊपर रब किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कोम को पेपर बिट्स के पास लाया। तो व्हाट डिड आई नोटिस? आई नोटिस्ड कि जो पेपर बिट्स थे दे स्टिक टू द कोम। व्हाट डज इट शो? दैट ड्यू टू रबिंग और ड्यू टू फ्रिक्शन आई द इट कॉज द कोम टू बी टू गेट पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल हमने देखा। अब हम देखते हैं इंडक्शन। ठीक है, मेरे पास सॉरी एक मेटालिक स्फीयर है। ठीक है, विद एन इंसुलेटिंग पैड। हमने यहाँ इंसुलेटिंग पैड क्यों लिया? बिकॉज हम चाहते हैं कि हम ये ऑब्जर्व करें। ठीक है, हमने मेटालिक बॉल का, मेटालिक स्फीयर का हमें बिहेवियर टुवर्ड्स अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है। तो अगर यहाँ चार्ज फ्लो करने लगेगा तो तुम ऑब्जर्व क्या करोगे फिर? इसलिए what we want is टू ऑब्जर्व चार्जेस। तो हम यहाँ इंसुलेटिंग पैड लेते हैं। ठीक है, मैंने इस न्यूट्रलाइज चार्ज बॉडी, यानी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारे बराबर हैं। ठीक है, अगर मेरे पास 5 नेगेटिव है तो 5 ही पॉजिटिव है इसमें। ठीक है, लुक्स लाइक अ फेस। ऑलराइट, हम यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज्ड वो लाए हैं, रॉड। ठीक है,
अब हमें इसका बिहेवियर मॉनिटर करना है. व्हाट हैपेंस इज आफ्टर आई ब्रिंग नियर, बाय इंडक्शन इज बेसिकली ब्रिंगिंग नियर. पता है इनका जो आर था उसको मैंने घटा के कितना कर दिया, एक्स कर दिया. ठीक है, मैंने यहाँ पे रॉड रख दिया एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स. ऑलराइट, ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड थी मेरी एंड ये स्फीयर था मेरा. ऑलराइट, तो मैं इस न्यूट्रल स्फीयर के पास क्या लिया, अपना पॉजिटिवली चार्ज रॉड एट अ डिस्टेंस एक्स. तो व्हाट हैपेंस इज ये ना इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा. पोलराइज, व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइज, ये जो मेटालिक स्फीयर है इसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वो चार्ज या पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, व्हाट डज इट मीन, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास रॉड है. ठीक है, मैं इसको पास में ले आई तो व्हाट टाइप ऑफ चार्ज विल इट अट्रैक्ट, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, तो वो सारा नेगेटिव चार्ज ना इस साइड ऑफ द स्फीयर ले आएगा. यहाँ सारा नेगेटिवली चार्ज आ गया तो यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव. तो आपको दिख रहा होगा कि सारे जो नीचे समिट गए हैं यानी कि डिफरेंशिएट हो गए हैं. नेगेटिव एक साइड हो गया है, पॉजिटिव एक साइड हो गया है. ये हम पॉजिटिव पोल बोल सकते हैं एंड इसको क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव पोल. तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पोल्स बन गए, इसकी वजह से इसको हम पोलराइजेशन भी कहते हैं. एंड यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्टैक्ट में भी नहीं लाए, यहाँ पे डिस्टेंस x ऑलरेडी है, तब भी यहाँ पे ये मेटालिक स्फीयर का बिहेवियर चेंज करा रहा है. ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्फीयर अब पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है. ठीक है, इसका मतलब अभी ये पूरा स्फीयर अभी भी न्यूट्रल है, बट इस रॉड की वजह से स्फीयर में पोलराइजेशन हो गया है. ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टैक्ट पढ़ते हैं. कॉन्टैक्ट तो इज वेरी इजी ना, इट इज फ्रिक्शन जैसा ही. ऑलराइट, फ्रिक्शन में भी हम कॉन्टैक्ट ले थे. कॉन्टैक्ट इज बेसिकली जब मैंने दो मेटालिक स्फीयर है मैंने उनको कॉन्टैक्ट में ला के उनके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, उनके चार्ज उनको दे दिए. ठीक है, अब हमने ना इसमें ये वाले आपके कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें आप टोटल चार्ज निकालो. तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ. फॉर एग्जांपल मेरा ये एक मेटालिक स्फीयर है, इसके ऊपर +3 Q चार्ज है. ठीक है, एंड ये मेटालिक स्फीयर इसके ऊपर -Q चार्ज है. ठीक है, तो मुझे अब मैं इनको कॉन्टैक्ट में लाया. ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को वापस सेपरेट कर दिया. तो मुझे दोनों का चार्ज निकालना है. अब इस इन केसेस में होता क्या है ना, व्हेन यू ब्रिंग देम इन कॉन्टैक्ट, जब आप इनको बाद में सेपरेट करोगे तो दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज होगा. तो हम इसका एवरेज चार्ज निकाल लेते हैं. एवरेज चार्ज एक बॉडी पे निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बॉडी पे कितना चार्ज है. सिंस यहाँ दो चार्जेस हैं हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आ गया 2Q/2, दैट इज Q. दैट मीन्स आफ्टर सेपरेटिंग देम इनके ऊपर Q+Q चार्ज होगा. ठीक है, तो ये आपके 3 केसेस और 3 वेज थ्रू विच यू कैन ट्रांसफर चार्ज थे. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है ना, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. एक तो आप बेसिक डिफरेंस ये लिख सकते हो कि दे अलाउ चार्ज टू फ्लो थ्रू देम. ठीक है, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, कंडक्टर्स. एंड इसी का उल्टा आप यहाँ लिख सकते हो ऑपोजिट, कि दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज. ठीक है, ये डोंट एंड दे डू. बट अब हम क्लास 12 में सिर्फ ये एक डिफरेंस लिख के वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट देम. तो मैं आपको एक और बताऊंगी. ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना वो फ्री होता है. ठीक है, फ्री. व्हाट डू आई मीन बाय फ्री, फ्री मतलब कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. ठीक है, बाय फ्री आई मीन कि अगर ये फ्री, जैसे ये मेरा कंडक्टर है, ये मेरा पॉजिटिव पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो इनकी ऑर्बिट में ना एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑलरेडी. ठीक है, बट ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है ना ये फ्री हैं, ये ऐसे ही, और ये किसी की ऑर्बिट में नहीं है, इनका रैंडम मोशन हो रहा है. ठीक है, जब इनका रैंडम मोशन हो रहा है तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं. पर इंसुलेटर्स में ना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आरंट फ्री, फ्री नहीं होते. ठीक है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते.
एक ये भी पॉइंट आप लिखेंगे बिकॉज ये आपका बेसिकली ना 2 मार्कर में आ जाएगा, 2 मार्कर में आ जाना चाहिए क्लास 12th में। तो ये आपको टू मेजर, एक तो अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, दे डू नॉट फ्लो, डोंट, ठीक है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हम थोड़ा डीप में जाके मीनिंग बता रहे हैं ताकि हमें उसके भी नंबर मिल सके, ठीक है। एंड इंसुलेटर्स, द वैलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री, हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ इज बेसिकली फॉर दो पॉइंट चार्जेस, मेरे लिए पॉइंट चार्जेस, आई होप यू नो वट, जिनका रेडियस ना बहुत कम हो, जिन पॉइंट चार्जेस का जिनका रेडियस अपने आप में बहुत ज़्यादा ना हो, उन्हें पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले ली, Q1 एंड Q2, ठीक है। अब ये दोनों मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं तो इनका इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस क्या होगा, ये दोनों रिपेल करेंगे, राइट। मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ले लिया है r, ऑलराइट। तो ये रिपेल करेंगे, ठीक है। अब मैं जो फोर्स निकालूंगी, रिपेल करेंगे मतलब फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो मैं इन चार्जेस को r डिस्टेंस पे लाऊंगी तब भी रिपेल कर रहे हैं, तो ये थोड़ा इधर, ये वाला चार्ज थोड़ा इधर से मूव करेगा, ये वाला चार्ज थोड़ा इधर मूव करेगा। इनको मूव करने के लिए क्या लगा, यहाँ पे फोर्स लगा। तो ये फोर्स जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखो दिस इज फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू 1, 2 ड्यू टू 1, ठीक है। एंड दिस इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है। अब इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, जित फोर्स उतना लेगा जितना चार्जेस मेरे ज़्यादा हैं, जिसका जैसे मेरा फॉर एग्जांपल Q1 की मेरी वैल्यू 3 कूलम है, एन की 4 कूलम है, तो ज़्यादा पावरफुली कौन मुझे रिपेल करेगा, Q1 को, Q2 ज़्यादा पावरफुली रिपेल करेगा, ठीक है। इसलिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये हमने जैसे पाया था ना, जैसे ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r², तो ये वहीं से हम लोग पुट कर रहे हैं, ऑलराइट। आई होप आपको ये वाला इतना अभी तक समझ में आ गया होगा। तो अब हमें ना इसको इक्वल करना है, किसी भी उसके लिए हम इक्वल साइन कैसे पुट करते हैं, हमें कांस्टेंट पुट, अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के एक इक्वालिटी का साइन यहाँ लगाना है तो मैं क्या पुट करूँगी, यहाँ कांस्टेंट पुट करूँगी, ठीक है। तो हम यहाँ कांस्टेंट k ले लेते हैं। अब मैं इसको एज अ फॉर्मूला बनाऊँ तो Q1 Q2 बाय r², ठीक है। ये क्या आ गया, F इज इक्वल टू k Q1 Q2 बाय r²। इसको हम k को डिफाइन करते हैं, ठीक है। व्हाट इज k, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आपको बस इतना याद रखना है कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। भाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या, ये जो मीडियम है इन दोनों चार्जेस को जो सराउंड कर रहा है, वो इनके बीच में जो फोर्स है, जैसे 4c है 4 कूलम, वो 3 कूलम को धक्का दे रहा है, ठीक है। तो ये जो अराउंड द मीडियम हमारा चार्ज है वो अलाउ कर रहा है क्या 4 कूलम को 3 कूलम को पुश करने के लिए या फोर्स लगाने के लिए। ये जो मीडियम फॉर एग्जांपल एयर है, वो इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने के लिए अलाउ कर रहा है ना, उसी को हम कहेंगे k, दैट इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। k को हम बोल सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। इसकी डेरिवेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, बट इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स जैसी यूनिट है, ऑलराइट। तो हम इसको अगर यहाँ पुट करें k तो हमारा रिमूव हो गया। अब तो हम k की जगह क्या पुट करेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो Q1/Q2/4 एप्सिलॉन नॉट r²। इस केस में ना आपको यहाँ 1 दिया है तो हम इसको 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2/r² लिख सकते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की इंडिविजुअली भी वैल्यू होती है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स कूलम स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। ये कभी कभार बोर्ड्स में एज एन MCQ फॉर्म में आ जाता है तो ये आपको याद रखना चाहिए, ऑलराइट।
तो हमने क्या डिराइव किया, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ आपके लिए। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 इंटू Q2 एंड ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चला, ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था, एक मिनट, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला वी नो राइट, इट इज F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय आर स्क्वायर। यहीं से हमें ये वाला फॉर्मूला आया। ऑलराइट, इट इज सिमिलर इफ यू लुक एट इट। एंड हमें यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन था वो हमें रिमूव करना था। तो हमने क्या किया, व्हाट डिड वी डू, वी पुट अ कांस्टेंट दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम डिराइव करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी इंडिविजुअली वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12। उसी के हमने के की वैल्यू पुट करी, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है बट यू शुड नो। ठीक है, तो हमने के की वैल्यू पुट करी एंड यहाँ पे आया हमारा 1 F इज इक्वल टू Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसीलिए ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने जो है सिंप्लीफाई करके उसको के लिख दिया है। ठीक है, इसको हम के की वैल्यू भी जैसे 9 × 10⁻9 थी, तो हमने और इसे सिंप्लीफाई करके लिख दिया 9 × 10⁻9 इंटू Q1 Q2/r²। ठीक है, ये आपका कूलम्स लॉ है। एक कूलम्स लॉ इज फॉर, एक तो एप्लीकेशंस होते हैं इसके, जैसे हमने कुछ अजम्पशंस लिए ना, जैसे ये है पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, ये एक एप्लीकेशन लिया है, इनके बीच में डिस्टेंस r है एंड हमने उसी के अकॉर्डिंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस निकाल लिया है। ठीक है, इस बेसिक से फॉर्मूला पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको Q1 दे दिया जाएगा, आपको Q2 दे दिया जाएगा, आपको r² दे दिया जाएगा, आपको फोर्स निकालना होता है। ठीक है, आई होप आपको कूलम्स लॉ एकदम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आती है हमारी नल पॉइंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नल पॉइंट क्या होता है, पहली बात, नल पॉइंट इज अ स्पेस व्हेन द चार्ज, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास दो चार्ज हैं Q एंड Q1, ये है -Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन हो रहा है, ये मैंने जस्ट इन केस लेट किया है, अभी इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, तो इन दोनों की जो यहाँ लाइन ऑफ फोर्स है ना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स है, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि कुछ फोर्स लग रहा है। ठीक है, जहां मूवमेंट हो रहा है वहां फोर्स लग रहा है। ओके, जब मूवमेंट हो रहा है तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि यहाँ फोर्स लग रहा है। अब नल पॉइंट एक ऐसी जगह है जहां पे जो मेरा फोर्स है ना, दैट इज 0। ठीक है, हमें दो केसेस पढ़ने हैं कि हमारे जो दोनों चार्ज गिवन इन दोनों पॉइंट चार्ज हैं वो पॉजिटिव लाइक है एंड अनलाइक है। पहले हम लाइक का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, ये जैसे मेरा एक चार्ज है पॉइंट चार्ज एंड दिस इज Q प्लस Q, ऑलराइट, एंड मेरा दूसरा चार्ज इज NQ। आपको ना हमेशा ही ऑलवेज आपको इसकी वेरिएबल में ही मिलेगा, मतलब इन द सेंस आपको n इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ Q। ठीक है, तो आपको उसके फॉर्म में ही मिलेगा। ये आपकी लाइन है जॉइनिंग बोथ द पॉइंट्स एंड यहाँ पे अब ना हमें देखो करना क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे फोर्स एकदम 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखो फॉर एग्जाम्पल हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पुट किया, ऑलराइट, तो ये चार्ज इस चार्ज की वजह से ये चार्ज यहाँ रिपेल करेगा एंड इस चार्ज की वजह से भी इसमें एक और रिपल्शन होगा, तो ये इस तरफ मूवमेंट करने लगेगा। ठीक है, तो क्या इसमें फोर्स 0 हो गया, क्योंकि फोर्स ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, फोर्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये मूवमेंट हो रहा है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, मतलब अभी फोर्स है, तो इसका मतलब यहाँ फोर्स 0 नहीं है। लाइकवाइज अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज पुट करो तो यहाँ पे भी क्या होगा, इधर पुट करेगा, इधर जाएगा, इधर रिपेल करेगा एंड ये भी इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज इसको, मतलब यहाँ टू वेज से रिपल्शन हो रहा है, तो मतलब ये भी मूव करेगा मतलब इस पर भी फोर्स है, और हमें क्या निकालना है, नल पॉइंट। तो हम ना इसके बीच में एक नेगेटिव पॉइंट लेंगे। ठीक है, अगर हमने एक नेगेटिव पॉइंट लिया तो ये अट्रैक्ट कर रहा है इसको, ठीक है, ये भी अट्रैक्ट करेगा एंड दोनों का कैंसिल हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे चलो पॉजिटिव भी ले लिया तो ये वाला चार्ज मुझे इधर रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज मुझे इधर रिपेल करेगा, तो इसका मतलब ये दोनों फिर से कैंसिल हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रहे हैं, तो ये F नेट मेरा क्या हो गया, 0।
तो मतलब फॉर टू लाइक चार्जेस जो नल पॉइंट होगा ना वो विल बी बिटवीन द टू चार्जेस, क्योंकि मैंने आउटसाइड वाला केस तो देख लिया ना, यहाँ पे रिपल्शन की वजह से मूवमेंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ नेगेटिव चार्ज भी पुट करूंगी ना, तो ये इधर ये अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी एक एक दोनों सारे दोनों फोर्स हैं जो F1 की वजह से लग रहा है या F2 की वजह से लग रहा है, दोनों के दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो मतलब चार्ज मूव करने लगेगा, चार्ज मूव करने लगेगा मतलब में नल पॉइंट यहाँ नहीं है। तो फॉर टू लाइक चार्जेस ना एफ हमारा नल पॉइंट क्या होगा, इन बिटवीन द चार्ज, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस निकालना है कि ये जो नल पॉइंट है ये दोनों चार्ज से कितना डिस्टेंस पे होगा। ये मेरा Q है एंड दिस इज एन क्यू। मुझे निकालना है जो नल पॉइंट है जहाँ पे ये जो भी चार्ज मैं रख रही हूँ उस पर फोर्स 0 लग रहा है, उसकी वैल्यू मतलब कितने डिस्टेंस पे है वो। तो इसकी वैल्यू होती है, अगर मैं ये पूरा डिस्टेंस d ले लूँ, ठीक है, एंड जहाँ पे ये पॉइंट प्लेस्ड है मैं उसको x ले लूँ, ठीक है, तो हमारी आ जाएगी वैल्यू फॉर d इज रूट n प्लस 1 होल इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। अगर मैं इस होल को सिंप्लीफाई करूँ तो मेरा फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x निकालना है ना मुझे डिस्टेंस, तो इट विल बी d रूट n प्लस 1। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है सिंस इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड यहाँ मैं सिर्फ आपको लर्निंग पर्पज से बता रही हूँ, सिंस इट इज़ अ वन शॉट वीडियो तो मैं आपको हर चीज़ ना एकदम इलाबोरेट करके नहीं बता पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ सारे आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरे लिए रूट n प्लस 1, आप अब ना ऐसे इसको वो करो, लाइक चार्जेस हैं मतलब सेम साइन है, लाइक मतलब लाइक लाइक लोगों की बनती ज़्यादा है ना, इसलिए हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब हम क्या लेंगे, अब हम नेगेटिव ले लेते हैं, ये नेगेटिव मेरे पास एक है Q और ये है पॉजिटिव NQ, ठीक है, अनलाइक चार्जेस ले रहे हैं अब हम। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस ले लूँ कितना, D, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एक चार्ज मैंने यहाँ पे पुट किया, एक मिनट लाइन बना लूँ, ये मेरी फोर्स की लाइन है, बेसिकली इट इज़ लाइन फॉर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस। अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पुट किया तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, है ना, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए क्या, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल आउट हो गए। अगर मैं यहाँ पे भी पुट करूँ नेगेटिव तो ये रिपेल करेगा, ये वाला चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो क्या ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए, मतलब मेरा फोर्स यहाँ पे भी एफ नेट 0 आ जाएगा। अब मैं बीच में रख के देखती हूँ, बीच में पॉजिटिव मैंने रख दिया तो ये रिपेल करेगा एंड ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं मतलब मूवमेंट होगा, फोर्स मेरा चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, इसका मतलब एफ नेट 0 नहीं है। इसलिए अनलाइक चार्जेस में ना कभी भी चार्ज जो है हमारा, कभी भी नल पॉइंट हमारा चार्जेस के बीच में नहीं आता है, ठीक है। अब इसमें जो नल पॉइंट होगा ना इट इज ऑलवेज क्लोजर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इस केस में भी अगर मुझे निकालना है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है और मुझे निकालना है कि मेरा चार्ज कहाँ है, तो वो ऑलवेज विल बी स्मॉलर की तरफ, ठीक है। जैसे क्यू है यहाँ पे, क्यू अगर अगर क्यू की वैल्यू मेरी, अगर एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2Q हो गया और ये Q हो गया, मेरा नल पॉइंट कहाँ होगा, Q की तरफ होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं n की वैल्यू 1 पुट कर लूँ तो हम देखते हैं 1 का रूट 1 होगा, 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू डी, एक्स इज इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है, क्योंकि इसको आप सम करोगे तो 2 आएगा, डी बाई 2, यानी कि मेरा जो नल पॉइंट है वो एकदम बीच में होगा, है ना। ऐसे ही दोनों केसेस में अनलाइक एंड लाइक चार्जेस में हम वैसे ही लेते हैं। अब इस केस में ना हम क्या लेंगे, यहाँ मुझे डिस्टेंस निकालना है कि मेरा जो नल पॉइंट है वो कितना डिस्टेंस में होगा। मैंने हमेशा अभी भी कहा हमारा जो नल पॉइंट होगा इट विल ऑलवेज बी क्लोजर टू द स्मॉलर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ तो नल पॉइंट होने की वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं रही, यहीं पे होगा हमारा नल पॉइंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू डी रूट एन -1। यहाँ अनलाइक चार्जेस है इसलिए हमने -1 लिया है, वहाँ लाइक थे इसलिए हमने +1 लिया है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ी फोर्स एनालिसिस प्रॉब्लम्स बताऊंगी। देखें होता क्या है ना, फॉर एग्जांपल मेरे
तीन चार्ज ऐसे प्लेस्ड हैं, ठीक है, प्लस क्यू एंड यहाँ शायद अगर माइनस क्यू ले लिया मैंने तो ठीक है। तो क्या होगा ये, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल चार्ज प्रॉब्लम्स, क्या है हमारे पास टू से ज़्यादा चार्ज है। ऑलराइट, तो पहले इन दोनों को हम देखते हैं, डिफरेंट पेन लेके सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इन दोनों को लिया मैंने, यानी कि मेरा जो प्लस क्यू है एंड प्लस क्यू अनलाइक चार्जेस है, अट्रैक्शन होएगा, तो मतलब इधर इस तरफ फोर्स लगेगा मेरा, ठीक है। अब मैंने यही माइनस क्यू इधर देख लिया, इसका भी इस तरफ फोर्स लगेगा, मेरा दो तरफ फोर्स लग रहा है, तो क्या मैं फोर्स की वैल्यू ऐसे डिटरमाइन कर सकती हूँ? नहीं, ये वेक्टर एनालिसिस अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज वेक्टर प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट लेंगे, ठीक है, उस डायरेक्शन में फोर्स होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड समझ में आ गया होगा। मैं आपको ना यहाँ पे वैल्यूज देती हूँ। अब हमें ना यहाँ पे ये देखना है थीटा कितना होगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किसी एंगल पे हो रहा है, क्योंकि सिंस ये वेक्टर एनालिसिस है एंड वेक्टर पे बेस्ड हमारा फोर्स की डायरेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हमारा एंगल एट विच द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज इंक्लाइंड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो जब आपकी थीटा की वैल्यू 0 होगी ना, तब आपका रिजल्टेंट होगा ट्वाइस ऑफ जो आपका फोर्स है। ऑलराइट, मैं फोर्स को यहाँ से पी से डोनेट कर रही हूँ। ऑलराइट, थीटा की वैल्यू जो आपकी 60 डिग्री होगी, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपके कॉम्पिटिशन्स के लिए भी एक बेसिक एक अच्छी चीज़ है। ऑलराइट, अच्छा पॉइंट है। आर आपका क्या होगा, p√3। ऑलराइट, और जब आपकी थीटा की वैल्यू 90 होगी, तब आपका क्या होगा, आर इज p√2। ऑलराइट, जब आपकी थीटा की वैल्यू 120 डिग्रीज होगी, तब आपकी आर की वैल्यू इज इक्वल टू p, ठीक है। जबकि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी, तब आपकी आर की वैल्यू इज 0। ऑलराइट, ये टेबल मेक श्योर आपके पास हो, अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो इसे। ऑलराइट, क्योंकि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, यही एनालिसिस के लिए, मल्टीपल चार्ज प्रॉब्लम्स के लिए क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। दीज आर थ्री लाइक चार्जेस प्लेस्ड एट अ पोजिशन सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल आप क्या यहाँ इन्फर कर सकते हैं कि ये जो हमारा वो है, इट इज 60 डिग्री, ऑल एंगल्स इक्विलेटरल है तो सारे एंगल्स आर 60 डिग्री, ठीक है। अब पहले मैं फोर्स देखती हूँ, ये जो क्यू है, मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ बना रखा है। ये वाला जो चार्ज है, ये वाले क्यू को रिपेल करेगा, ठीक है। ये वाला जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा। ये दो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स हो रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा, ठीक है। ये जब मेरे को रिजल्टेंट इधर आया, तो मुझे रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले मैं इस वाले फोर्स की वैल्यू निकालती हूँ। इस वाले फोर्स की वैल्यू क्या थी, के, अगर मैं इनका डिस्टेंस आर ले लूँ, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो सारे इक्वल होंगे, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब मैंने ये क्यू स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, मैं क्यू इंटू क्यू करूँगी तो वो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग को नोटिस करनी आनी चाहिए। ऑलराइट, सेम यही, सिंस ऑल द चार्जेस आर सेम, ये वाला भी हमारा फोर्स के क्यू बाय आर स्क्वायर हो गया। अब मैंने रिजल्टेंट क्या कहा था, जब मेरा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है ना, ये 60 ये भी 60 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, थीटा 60 डिग्री है, तो मेरा रिजल्टेंट इज कितना, √3 ऑफ आर पी, सॉरी एक मिनट, यहाँ √3 ऑफ पी आना चाहिए। पी इज हमारा क्या था, फोर्स। तो अगर मुझे फोर्स ऑन क्यू निकालना है, तो मेरा क्या हुआ, ये मेरा पी है, तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में जो मेरा रिजल्टेंट लग रहा है, इट विल बी √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार बता देती हूँ, हमें क्वेश्चन में दिया है कि तीन लाइक चार्जेस हैं, ऑलराइट, वो हमें एट एन ऐसे ऐसे प्लेस्ड है कि वो तीनों इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ऑलराइट, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हमें जो यहाँ पे एंगल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 60 एंगल्स हो जाएंगे, 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी है आपके लिए, डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन
कॉस्ड बाय ये वाला क्यू टू ये वाला क्यू, ठीक है। ये वाले क्यू की वजह से ये वाला क्यू रिपल्शन फेस करेगा। हमें एक पॉइंट पे निकालना है। आप पता है ये सारे चार्ज सेम है, तो आप किसी भी पॉइंट में निकालो, आप इस पे निकालो, आप इस पे निकालो, आप इस पे निकालो, सब चार्ज सब पॉइंट पे आपकी जो रिपल्शन या फोर्स की वैल्यू है दैट विल बी सेम, ठीक है, क्योंकि सिंस ऑल चार्जेस आर सेम। ये प्लस है बाय द वे, दिस इज नॉट माइनस, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्यू है ये वाला इस वाले क्यू की वजह से रिपेल कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ऑल राइट, लीनियरली रिपेल करेगा। आप आई होप इस आपको पता है एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है जिसके अकॉर्डिंग जिसके अलोंग वो रिपेल करता है, इट इज बेसिक। ये वाले क्यू की वजह से ये वाला क्यू इधर रिपेल होगा, ठीक है। अब दोनों फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो एक मैं रिजल्टेंट की वजह से फोर्स निकाल के सॉल्व करूंगी। ऑलराइट, जब मेरा रिजल्टेंट की वैल्यू मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड पे वो सारी वैल्यूज दी थी, रिजल्टेंट जब मेरा वैल्यू थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, थीटा की 60 कैसे आई, यहाँ 60 है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी 60 हो गया, ठीक है। जब ये 60 हो गया तो मतलब मेरा जो रिजल्टेंट है दैट इज प्लेस्ड एट 60 डिग्री, है ना। जब मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे टेबल दी थी, जब आपका थीटा इज 60 डिग्री, तब आपका रिजल्टेंट इज √3 टाइम्स ऑफ पी। पी इज हमारा फोर्स, तो क्या हुआ, रिजल्टेंट विल बी √3 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आई होप आपको ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया भी आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब आई नेक्स्ट चीज दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। हमने एक पार्ट खत्म कर दिया, वी स्टडीड ऑल अबाउट फोर्सेस एंड चार्जेस। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक एरिया होता है, अ 3D स्पेस अराउंड अ चार्ज, जहाँ पे वो ना किसी भी और चार्ज को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये एक 3D स्पेस है अराउंड अ चार्ज क्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक चार्ज प्लस क्यू किया, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज माइनस क्यू रख दिया। ये जब तक जिस जिस एरिया में मैं कोई चार्ज प्लेस करूं और ये वाला प्लस क्यू चार्ज उनको अफेक्ट कर सकता है, उनको रिपेल करे, उनको अट्रैक्ट करे, ये उन पे फोर्स किसी भी काइंड का लगा सकता है, तब तक वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो electric field is a 3D space around a charge in which it can exert force on other charge particle। other charge particle में जब तक वो force लगा सकता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि इसकी लिमिट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। ऑलराइट, मेरे पास में अब यहाँ पे आपके लिए एक सिम्युलेशन है, इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, यू कैन यूज़ दिस लिंक एंड यूज़ द सिम्युलेशन, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक चार्ज है +5, ले लेते हैं इसको, ठीक है, एंड इसको ले लेते हैं -5। ऑलराइट, पहले आप ये देखो, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। अगर मैं इस चार्ज को हटा दूँ अभी के लिए, तो ये आपको ये दिख रहा है, ये जो दैट इज अ मिस। ऑलराइट, आपको ये वाला चार्ज 5 +5 दिख रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो एरो है दिस डिनोट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता दूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, हम यहीं से ना प्रॉपर्टी सीख लेंगे। ऑलराइट, first property is they emerge from the positive terminal and they टर्मिनेट एट द नेगेटिव टर्मिनल। ये जैसे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा +5 से जो एरो है वो निकल निकल के कहाँ जा रहा है, -5 में, यानी कि वो +5 से ओरिजिनेट कर रहे हैं एंड -5 पे टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, पहले तो दे आर इमेजिनरी, ऑलराइट, एंड दे आर टैंजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स, ठीक है। मेरा अगर यहाँ पे फोर्स ऐसे जा रहा है, हाउ डू आई, ऑलराइट वेट नेवर माइंड, तो यहाँ पे अगर फोर्स मेरा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो ये दिस इज टेंजेंशियली गोइंग टू नेगेटिव, ठीक है, सी टेंजेंट बिहेवियर, ऑलराइट, टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑलराइट, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि वो पॉजिटिव से इनिशिएट होके नेगेटिव में आ रहे हैं। ऑलराइट, अब आप नोटिस करो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर नेगेटिव के उसमें आ जा रही हैं वो तो आ जा रही हैं, बाकी सारी इन्फिनिटी तक चली जा रही हैं, ठीक है। अब लाइन डेंसिटी देखो,
इट इज सेम एवरीवेयर, ठीक है, इट इज सेम ऑल अराउंड द चार्ज, ऑल राइट। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ क्रिएट टेस्ट चार्ज मैप किया, देखो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो +5 से, अगर ये टेस्ट चार्ज ना हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिपेलिंग फ्रॉम द +5 चार्ज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिख रहा है आपको, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिपेल कर रहा है। एंड यहाँ देखो, यहाँ जहाँ से कर्व हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो उसी पाथ से कर्व होके -5 पे अटैच हो रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो इट इज़ वेरी नाइस, मतलब आई लुक्ड अप द सिम्युलेटर टू हेल्प यू गाइज, इट हेल्प्स टू विजन इट। देखो लुक एट द ओरिएंटेशन ऑफ द रिपेलिंग ऑफ टेस्ट चार्जेस, ठीक है। आई होप आपको इसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ना एक बेसिक आइडिया लग गया होगा। अभी हम डिटेल में उसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ऑलराइट। अब एक बार ही क्विकली समराइज कर देते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, एक मिनट, दे आर इमेजिनरी, पहला पॉइंट यही होना चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी। सेकेंड हमारा क्या हुआ, पहले तो हम ओरिजिनेशन, अब ओरिजिनेशन के बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। हमने देखा था ना सिमुलेशन में कि वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट कर रही थी एंड नेगेटिव पे टर्मिनेट कर रही थी, ठीक है, यही ओरिजिनेशन की बात। अब हम नेक्स्ट क्या बोलते हैं, लूपिंग। आपने देखा था ना, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज साथ में रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऐसे निकल रही थी कुछ कुछ, एंड बाकी सारी अप टू इन्फिनिटी जा रही थी मेरी पॉजिटिव चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज मूविंग अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इज नो इंटरसेक्शन। हमने देखा था ना जो टेस्ट चार्ज था वाज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ, जैसे ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो जो मेरा टेस्ट चार्ज था इट वाज मूविंग अलोंग द एक्सिस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। दो अगर फील्ड लाइन क्रॉस कर जाएंगी तो मेरा जो टेस्ट चार्ज या जो भी इलेक्ट्रॉन है उसका मतलब दो डायरेक्शन हो जाएगी, सिंस मेरा जो वो है इट इज़ ऑलवेज टैंजेंशियल। अगर ये हो गया तो दिस इज़ हाइपोथेटिकल, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए टू फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऑलराइट, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज फिर उस जगह पे फील्ड लाइंस की जो उस जगह पे पॉइंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दो डायरेक्शन हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ऑलराइट। नेक्स्ट इज रिलेटिव स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, ठीक है। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये +q चार्ज है एंड ये -q चार्ज है, ठीक है, मैंने कहा था +q से ओरिजिनेट करेगा यानी कि एरो मेरा आउटवर्ड लगेगा एंड नेगेटिव में टर्मिनेट करेगा, मतलब एरो इनवर्ड आएगा, ठीक है। ओरिजिनेट मतलब q से दूर जाएगा, दूर की तरफ जाएगा एंड इसकी तरफ आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स मूव करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्टिवनेस ऑन अ चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये चार्ज है यहाँ q, ठीक है, तो अगर मेरी स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस से ज़्यादा, ऑलराइट, अगर मेरी स्पेसिंग बिटवीन द लाइन से ज़्यादा तो मतलब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ज़्यादा, कम, एक मिनट, सॉरी, अगर स्पेसिंग ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर स्पेसिंग कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज इज लाइन डेंसिटी। लाइन डेंसिटी इज, जैसे मेरा ये +q चार्ज है, मैंने अभी 4-5 लाइन ही बना दी थी, पर अगर मैं बहुत सारी ऐसे ऐसे करके लाइन बना दूँ विच आर ऑल आउटवर्ड फेसिंग आउटवर्ड्स, सन लग रहा है बट इट इज़ नॉट सन, ऑलराइट, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारा जो वो है
इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़्यादा, ठीक है। अगर मेरी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डेंसिटी ज़्यादा है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो चार्ज है, ठीक है, एक प्लस क्यू है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एंड एक प्लस क्यू चार्ज है, नॉट प्लस क्यू, इसकी हम वैल्यू दूसरी ले लेते हैं, प्लस क्यू। इसके बहुत क्लोज क्लोज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलरेडी, ऑलराइट, ठीक है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज़्यादा होगी, ई क्यू या ई स्मॉल क्यू? ऑब्वियसली मैंने अभी बताया, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी, यानी कि जिस इस रेडियस पे जिसकी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा इंटेंस होगी, ऑलराइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज, हम ना एक आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं आपको बता दूं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर कभी नहीं हो सकती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ज़ीरो, ऑलवेज ज़ीरो, ठीक है। तो अगर मुझे एक कंडक्टर दिया है एंड इसकी मुझे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है, तो ये ऐसे होएगी, ठीक है, कुछ कुछ जाएगी उसकी तरफ एंड ऐसे, मैग्नेट एंड अंदर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभार आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आ जाते हैं कि मार्क द करेक्ट डायग्राम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ से सब अंदर आएंगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये वाला डायग्राम करेक्ट है। पर अगर आपको ऐसा डायग्राम दे दिया जाए ना, जहाँ क्लोज लूप फॉर्म हो रहे हैं, वो डायग्राम विल बी रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी किसी आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर होती ही नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब we'll see what is a dipole, ठीक है। डाइपोल से पता चल रहा है, डाई है मतलब टू होंगे, एंड पोल मतलब पोलराइज्ड, यानी कि एक पॉजिटिव पोल होगा एक नेगेटिव पोल होगा, ठीक है। डाइपोल इज बेसिकली व्हेन टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ minimal distance as compared to the point where we are supposed to take out the electric field। फिर से बताती हूँ, डाइपोल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये दो डाइपोल इज दो, यहाँ दो चार्ज मेरे को ऑपोजिट इक्वल दो चार्ज दे दिए, ठीक है। ये आपस में, ये जो सिस्टम मैंने बनाया, दिस इज अ डाइपोल, ठीक है। अब मुझे यहाँ एक डिस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल डी पे मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। और ये जो डी डिस्टेंस है, इट इज आर इज वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू डी, ठीक है। तो ये सिस्टम हमें डाइपोल बोलता है। when two equal and opposite charges are separated by a small distance r as compared to the distance d of point where electric field has to be calculated, ये पूरा arrangement is called a dipole, ठीक है। अब द नेक्स्ट थिंग वी आर सपोज टू स्टडी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डायपोल, ठीक है। तो आप यहाँ देखो टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज का फोर्स का वैल्यू अराउंड द पॉजिटिव इज आउटवर्ड, ठीक है। ये अगर आपको दिखे तो इट इज आउटवर्ड, एंड जितना मैं इसके पास हूँ, चार्ज के पास हूँ, उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा है। मैं दूर जाती जाऊंगी तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। मैं जितना दूर जाती जाऊंगी वैल्यू कम होती जाएगी, ऑलराइट। यहीं पे अगर मैं इसके बीच में, ये देखिए नेगेटिव की तरफ आ रही है मेरी फील्ड लाइंस, ठीक है। अब डाइपोल, ये हमने इसी डाइपोल के केसेस में हमने वो पढ़ा था, नल पॉइंट। हमारा जब दो चार्जेस अनलाइक थे, तब हमारा जो नल पॉइंट था, दैट वाज इट वाजंट बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। वो चार्जेस की जिसका मैग्नीट्यूड कम था उसके साइड था, ठीक है। तो जितना मैं यहाँ से, आप नोटिस करो, जितना मैं यहाँ से दूर जाती जाऊंगी मेरी चार्ज की वैल्यू जीरो होती जा रही है, ठीक है। ये तो था, हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज ले लिया। अब देखो, अब दोनों लाइक चार्जेस का ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ दोनों तरफ नेगेटिव ले रखा है, अब मैं इसमें देखूंगी नल पॉइंट, तो इट विल बी बिटवीन अराउंड समवेयर हियर,
चार्ज की फोर्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। सी फोर्स की वैल्यू यहाँ पे अराउंड ज़ीरो आ जाएगी। ओके, तो नल पॉइंट में भी, नल पॉइंट की जगह फिर हमें क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपको दिख रही हैं? ये देखो, ये जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, पर क्या इस बीच में एक्सियल में है? दैट मीन्स यहाँ पे नल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी, क्योंकि हमारा नल पॉइंट वाज डिफाइंड जहाँ पे दो पोल्स या दो चार्जेस के बीच में वो डिस्टेंस जहाँ पे हमारा फोर्स नेट इज जीरो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अब आते हैं हमारे टू बेसिक फॉर्मूलाज, ठीक है। पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। ये चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी होगी फोर्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय द चार्ज, ठीक है। इतनी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब मुझे निकालना है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल क्या था मेरा? एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, दोनों का मैग्नीट्यूड मेरा सेम था, उनके बीच में डिस्टेंस आर था, ठीक है। तो मुझे अब निकालना है, और इनका ये जो आर था, अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये पी पॉइंट, पी नहीं आर पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और आर इज डी डिस्टेंस दूर फ्रॉम द डाइपोल, तो मेरी आर की वैल्यू बस बहुत बहुत ज़्यादा छोटी कंपेयर टू डी, ठीक है। ये हमारा एप्लीकेशन, एक हमने वो लिया हुआ है इंट्यूशन, ऑलरेडी हमने ये अज्यूम किया, अजम्पशन दिया, हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो आर की वैल्यू इट इज़ वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू डी, ठीक है। तो इस डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। चार्ज यानी कि प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू इंटू डिस्टेंस, ठीक है, यानी कि आर। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है, एंड आपको क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी इजी आएंगे, जिससे आपको दो दो चार्ज दे दिए जाएंगे, उनके बीच का डिस्टेंस बता दिया जाएगा, एंड आपको वो पूछेगा कि डाइपोल मोमेंट बताओ। तो ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल, ठीक है। पहले डाइपोल ड्रॉ कर लेते हैं। प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज था, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर, ठीक है। ये हमारा डाइपोल है, ऑलराइट। मुझे अब बोला है कि मुझे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है माइनस टू के इज वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹ के की वैल्यू, ऑलराइट। परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, के P1 that is dipole moment of charge 1 into P2 that is dipole moment of charge 2 cos theta by RQ, ठीक है। ये हमारी डाइपोल मोमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, ऑलराइट। हमारा P2 क्या होता है? इट इज चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन देम। P1 हमारा पॉजिटिव है, तो प्लस Q सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, P1 this is and this is P2, ठीक है। The next topic we are supposed to study is electric flux, all right। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप मेरे ईच एंड एवरी वर्ड पे बहुत ही अच्छे से फोकस करेंगे, सो यू गेट टू नो, राइट। आपने एक टॉर्च देखी होगी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक टॉर्च है, ठीक है, एंड ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है। अभी जो टॉर्च है इसकी लाइट इस पे परपेंडिकुलर सरफेस पे पड़ रही है, ठीक है। ये इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये पता है जितनी भी हमारी ये जितनी लाइंस है सब परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, ठीक है। दिस इज व्हाट फ्लक्स इज, ठीक है। इट इज द measure of electric field lines which are perpendicular to the surface, ठीक है। परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस से। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है मेरी, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, एंड ये मेरा सरफेस है, तो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जितनी भी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। ये जो पर्पल लाइंस है ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड जो थीटा वैल्यू है इट इज़ मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज जो परपेंडिकुलर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द सरफेस निकल रही है, दैट इज ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस है मतलब ये फ्लक्स है, फ्लक्स है तो मतलब मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, ऑलराइट।
ये अब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बना रही है दैट मैंने लिया है थीटा, ठीक है। अगर ये मेरा थीटा है तो जो मैंने परपेंडिकुलर लिया है इज ई कॉस थीटा, एंड यहाँ पे ई साइन थीटा आ जाएगा। ई साइन थीटा पे आप नोटिस करोगे तो फ्लक्स इज जीरो बिकॉज इट इज रनिंग अलोंग द सरफेस, ठीक है। इस डायरेक्शन में जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स जाएंगी दैट विल ऑल हैव द फ्लक्स एज जीरो, सिंस वो अलोंग जा रही है। एंड हमारा फ्लक्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, दैट इज फ्लक्स, ठीक है। हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई, ई इज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड विथ अ डॉट प्रोडक्ट विद एरिया वेक्टर, ठीक है। इसका कुछ पर्टिकुलर एरिया होगा, एरिया वेक्टर, ठीक है। एंड एरिया वेक्टर ये इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के बाहर होता है, चाहे आपका सर्कल हो चाहे आपका ट्राइंगल हो, एरिया हमेशा वेक्टर आपका सरफेस के बाहर आएगा, ठीक है। तो आपका इस केस में भी एरिया वेक्टर बाहर है। अब हम इसको अगर फाई का फॉर्मूला विदाउट एरिया वेक्टर चाहिए आपको, तो ई इज इक्वल टू ई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है फोर्स बाय क्यू एरिया इंटू कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर, जो आपका एरिया वेक्टर है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस, ओके। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, ठीक है। तो हमारा पहला एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज बाई, ये इनफाइनाइट लेंथ तक है, ठीक है हमारा। अब हमें क्या निकालना है, इसका गॉसेस लॉ के ड्यू टू मतलब गॉसेस लॉ के साथ हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम सारे मेजर्स देख लेते हैं। हमारे जो सिलेंडर है दैट इज एल, ठीक है। हमारे जो सिलेंडर की लेंथ है इट इज एल, हमारा जो रेडियस है सिलेंडर का सेंटर से दैट इज आर, ठीक है। एंड ये हमारे पास चार्ज वायर दी हुई है। हमें इस पॉइंट पे अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो हम देखेंगे फ्लक्स यहाँ से थ्रू द कर्व सरफेस। तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो हमारा आएगा ई इंटू टू पाई आर एल, ठीक है। क्योंकि टू पाई आर एल हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब हम क्या देख सकते हैं, ई इंटू टू पाई आर एल क्या है हमारा फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है पाई एल बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, ये हमने गॉसेस लॉ लगाया यहाँ पे, पाई एल इज लीनियर डेंसिटी ऑफ अ चार्ज, ठीक है। पाई इज लीनियर डेंसिटी है, जैसे एक कोई स्ट्रेट लॉन्ग वायर है उसका जो लीनियर डेंसिटी मतलब हर लेंथ पे, जैसे अगर मेरी फॉर एग्जांपल 15 मीटर की, अगर मेरी 15 मीटर की वायर है तो मेरा हर एक मीटर पे कितना चार्ज है, दैट इज लीनियर डेंसिटी, ऑलराइट। तो मेरी लीनियर डेंसिटी इज डिफाइंड बाय पाई एल, ठीक है। पाई इज मेरा लीनियर कांस्टेंट, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, एल इज द लेंथ ऑफ द वायर, ऑलराइट। तो पाई एल से मेरा डिफाइन होगा पाई एल बाय एप्सिलॉन नॉट इज मेरा गॉस लॉ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, इसके इक्वल पुट कर लिया, ठीक है। हमने जो यहाँ पे फ्लक्स निकाला है हमने इसके इक्वल पुट कर लिया, जैसे मतलब टू पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब तो इससे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, ठीक है, विद द वेक्टर एन। एन वेक्टर क्या है हमारा, एरिया वेक्टर बेसिकली, ऑलराइट। और इसमें इसमें हमारा एरिया वेक्टर, एक मिनट मैं पेन बदल लूँ, हमारा एरिया वेक्टर की वैल्यू हो हमेशा फिगर से बाहर आती है, तो इस तरह से कुछ हमारी एरिया वेक्टर की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये हमने एप्लीकेशन 1 पढ़ लिया है अकॉर्डिंग टू हमारी एनसीईआरटी, एप्लीकेशन 1 फॉर गॉसेस लॉ, ठीक है। अब हम सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। मेरा ये पूरा प्लेन शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, यानी कि इनफाइनाइटली चार्ज मतलब हमारा जो एरियल डेंसिटी है वो हर जगह सेम है। एरियल डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो हमारा चार्ज, इससे हम चार्ज का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए चार्ज, ठीक है। अब मैं इसी वैल्यू को मैं अपने जरा गॉसियन लॉ में लगाऊं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है मेरा गॉसियन फॉर्मूला, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब मैं इसी में क्यू सिग्मा ए की वैल्यू पुट करूँ तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे, ठीक है। ई ए इज मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑलराइट। अब हम इसको इसी में हम
एरिया उस साइड ले जाए तो क्या होगा, सिग्मा ए से ए कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मेरा रह जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे मेरा टू भी था क्योंकि मेरे पास फ्लक्स ऐसे है ना कि ये एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल है ना, मेरे पास क्यूबॉइडल है, तो इसका मतलब इसका एरिया, एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, टू। ऑलराइट, टू लेंथ इंटू ब्रेथ मेरा रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, तो मैं एरिया टू लूंगी, टू ई ए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इसमें नहीं होगा, तो इसमें यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द थर्ड एप्लीकेशन इज स्फीयर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शीट, ठीक है। इसमें हमारे दो केसेस आते हैं वेयर आर इज स्मॉलर देन आर एंड स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। मतलब एक बारी जो हमारा, जो हमें पोटेंशियल निकालना है वो हमारे जो चार्ज स्फीयर है उसके बाहर होगा, एक बारी उसके अंदर होगा। पहले हम बाहर का देख लेते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमारा बाहर है, ठीक है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ स्फीयर से जो पोटेंशियल द डिफरेंस है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। एंड जो हमारा सेंटर ऑफ हमारा कंडक्टर है, स्फीयर है, एंड उसके आउटर सरफेस से हमारा डिस्टेंस इज आर, ठीक है, बिग आर। और सिग्मा इज हमारी एरियल डेंसिटी। तो यहाँ पे हम फ्लक्स निकालेंगे तो ए इंटू फोर पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फ्लक्स होता है ए इंटू हमारा एरिया, एंड यहाँ हम गॉसियन लॉ से हमने निकाला चार्ज, ठीक है। फिर हमने इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। इक्वेट करने पे हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, E इज इक्वल टू क्यू बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और इसको हम जैसे वन पाई, यहाँ हमें वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है तो हमने इसको के में कन्वर्ट कर दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब हम लोग अगर वो लेते हैं, अगर हम लोग अंदर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट, अगर ये स्फीयर हम लोग, मैं दूसरा कलर पेन यूज कर लेती हूँ, अगर ये स्फीयर हम अंदर पुट करें तो मतलब मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो मेरा जो बिग आर है वो मेरा रेडियस हो जाएगा, ठीक है, एंड मेरा स्मॉल आर इज ये। तो इस केस में मेरा आर इज स्मॉलर देन आर, तो उस केस में पता है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। इसलिए हमारी इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, ओके। इसी के साथ हमारा चैप्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट्स गिवन इन द एनसीईआरटी हमारे चैप्टर फिनिश हो गया है। एक बार हम सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं, ऑलराइट। फॉर्मूलाज फॉर दिस चैप्टर, ये सिर्फ बोर्ड्स के लिए है, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमने पहला देखा था व्हेन रिमूव्ड अपॉन कंडक्शन हमारा चार्ज क्या होगा, तो क्यू फाइनल इज Q1 बाय Q2 अपॉन नंबर ऑफ चार्ज n, ठीक है, पहला फॉर्मूला। सेकेंड वाज हमारा कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला था। थर्ड फॉर्मूला था हमारा वेक्टर्स एडिशन पे, मैंने आपको बताया था जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू 0 तो आर की वैल्यू 2p, थीटा की वैल्यू 60 तो आर की वैल्यू √3p, थीटा की वैल्यू 90 तो आर की वैल्यू √2p, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री तो आर की वैल्यू p, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री तो आर की वैल्यू इज 0, रिजल्टेंट 0 क्योंकि कैंसिल हो जाता है, बोथ डायरेक्शन सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा नल पॉइंट। नल पॉइंट अगर हमारा लाइक चार्जेस है तो हमारा x था d बाय √n+1, सिर्फ n रूट में है इसमें, एक मिनट, सिर्फ हमारा n रूट में है, ऑलराइट, d बाय √n+1। और अनलाइक चार्जेस के केस में x इज इक्वल टू d बाय √n-1, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमारा चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर मैं इसमें मैं आपको
एक्स से नहीं, एल लैम्डा से डिनोट करती हूँ। लैम्डा से डिनोट करेंगे तो क्यू बाय एल, ठीक है। एरियल चार्ज डेंसिटी में हमारा होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, ठीक है। सेवेंथ फॉर्मूला, नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक चार्ज के लिए। फिर हमारा आता है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है रैंडम पॉइंट ऑन अ डाइपोल। इसमें ना दो पार्ट्स होते हैं, एक मिनट, ये अगर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक एक्सियल, ठीक है, एंड एक इक्विटोरियल। एक्सियल इज इन द सेंस जैसे मुझे डाइपोल यहाँ दिया है एक प्लस ये नेगेटिव, तो मेरे इसी एक्सिस पे होगा वो रैंडम पॉइंट, ठीक है। एंड इक्विटोरियल मतलब कहीं भी, ऑलराइट। तो यहाँ पे एक्सियल का फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू के पी ट्वाइस होल का ट्वाइस, टू है ये, बाय आर क्यूब, ठीक है। और इक्विटोरियल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा E इज इक्वल टू के पी आर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन का फॉर्मूला आता है, वो काफ़ी बेसिक चीज़ है। वर्क डन इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। ये तो इट इज़ एवरी ईयर का फॉर्मूला, तो ये आपको याद होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। यू से डिनोट होता है पोटेंशियल एनर्जी, माइनस टू के पी वन पी टू कॉस थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा आर क्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल बिटवीन द टू चार्जेस। फ्लक्स आता है, फिर फ्लक्स इज ई कॉस थीटा ए, ठीक है। फिर हमारा आता है इन्फाइनाइटली चार्ज्ड वायर इज इक्वल टू ई टू के लैम्डा बाय आर। वही 1/4 एप्सिलॉन नॉट दिया था ना, हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। फिर कंडक्टिंग स्फीयर जहाँ पे हमारा आर इज ग्रेटर देन आर, वहाँ पे हमारा था के आर स्क्वायर के क्यू आर स्क्वायर। जब हमारा आर वॉज ग्रेटर देन आर, तब हमारा क्या फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर उसके बाद कंडक्टिंग चार्ज शीट, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा फॉर्मूला बना था। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपके पास इतने ही अराउंड फॉर्मूलाज होंगे जो आपके स्कूल के एग्जाम्स एंड बोर्ड्स में हेल्प करेंगे। With this, my viewers, we come to the end for today's video, that is Chapter 1 for Physics, Class 12, Electric Charges and Fields. I hope आपको notes and पूरा chapter बहुत easy लगा हो. A very good luck for your boards. Please stay tuned for the next video from our channel. Make sure to like and subscribe the video and comment below if you have any doubts. Thank you for watching.